अब हम चलेंगे विज्ञान के पर्यावरण भाग की तरफ, जो जो परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। 2022 में तो एक लॉन्ग प्रश्न भी आया, और अब पता नहीं पेपर सेट करने वाला कैसा सेट करता है पेपर। तो हम चलते हैं। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि हम परीक्षा के 15 दिन पहले आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जो 100% आपके पेपर में फंसेंगे, ये गारंटी है। अच्छी ऊर्जा स्रोत की विशेषता है कि जो सरलता से हमें मिल जाए, जो हम भंडारण करने में और परिवहन में आसान हो, इधर उधर ले जाने में, समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। तो सभी चाहिए हमें। तो जीवाश्म ईंधन जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपको जो जीवाश्म बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो गैर परंपरागत स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवनी गति कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चलनी चाहिए, तभी हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र प्रचलित है जब ये क्या होती है? महासागरीय पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई में जल के ताप से कम 30 डिग्री का अंतर हो। तो नाप के संलयन प्रक्रिया में होने के लिए हाइड्रोजन बम आधारित है। काय पर? तो ये नाप के संलयन पर आधारित है। नाप के संलयन की प्रक्रिया में होने के लिए जो ताप होता है वो कितना होना चाहिए? ये 2 क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे। 5 और 6 ये हमने। नेक्स्ट चलते हैं। ये पर्यावरण का दूसरा पार्ट है। इसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पूछा गया नहीं है। तो जैव निम्नीकरण वे पदार्थ हैं जिनका जो सड़ते नहीं है, गलते नहीं हैं। तो इसमें आपका सभी तो सड़ जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक इसमें से नहीं सड़ेगा। इसमें प्लास्टिक नहीं सड़ेगा। जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो इसमें बी ही सही है। क्योंकि और तो सभी सड़ जाएंगे, तो यहाँ डी गलत दिया है, इसका बी सही है। इकोसिस्टम के 2 घटक कौन से हैं? तो जीव अजीवी होता है इसमें। तो पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक निम्नलिखित से कौन है? अजैव जिसमें जीवन न हो। तो दोनों है इसमें। ऊर्जा के स्थानांतरण है, लवणों का चक्रीकरण है। एक घास स्थल तथा तालाब पारिस्थितिक तंत्र के तुलनात्मक अध्ययन में क्या देखा जा सकता है? तो प्राथमिक उन्नति उपभोक्ताओं को देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? प्राथमिक उन्नति उपभोक्ताओं को देखा जा सकता है। इसका ए सही है, यहाँ पर ए लिख लेना। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे गलत हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसमें महासागर स्थित ये महासागर इसका सही है। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। तो वो तो उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे ही तो खाना बनाते हैं सौर की ऊर्जा से। पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे हैं।
जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। तो सबके लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इससे पौधे जो भोजन बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, तो सूर्य की ऊर्जा की होती है। 10% किसने दिया नियम? तो लिंडमैन ने दिया ये नियम। निम्नलिखित में से उल्टा पिरामिड कौन सा बनता है? तो उल्टा पिरामिड बनता है आपका तालाब का, तालाब स्थल में बनता उल्टा पिरामिड आपका। और ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में निम्न में से कौन सा एक प्रकट होता है? तो अजैविक घटक जिसमें जीवन ना हो तो वो आपका है एक, वो आपका दोनों है ऊर्जा का प्रवाह और खनिज चक्रण, ये दोनों डी में मिल रहे हैं, इसलिए डी सही है। पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आप घटकों में सम्मिलित हैं प्राकृतिक, तो इसमें अपघटक को होते हैं जो जीव को सड़ाते हैं। तो जो कुकर्मत्ता उगाता है तो ये कहाँ सड़ी गली चीज़ों पर उगता है, मतलब और सड़ा देता है। जीवाणु भी वहीं आते हैं सड़ी गली चीज़ों पर, इसलिए ये अब सड़ी गली चीज़ जो सड़ाते गलाते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं अपघटक जो सड़ाते हैं। तो सूक्ष्म जीव आएंगे, छोटे छोटे जीव आएंगे जो आपको दिखते नहीं आंखों से। अपघटन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये डी असत्य है इसका। मृदा में घुलनशील कार्बनिक पोषक का अवशेष लवण के रूप में होता है, जिसे खनिजीकरण कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत। एक पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है, तो संख्या के पिरामिड से उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। उत्पादकता का आकलन हम संख्या से कर सकते हैं। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि पेड़ एक होता है, पेड़ एक होगा, इस पे चिड़ियाँ अनेक होंगी, चिड़िया पे उनके जुएँ बहुत ज़्यादा हो गए। तो संख्या पिरामिड क्या होगा? एक फिर अनेक फिर और अनेक, तो उल्टा हो गया ना। ऐसा बना पिरामिड, ऐसा बना पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानो। अब मछली तो घास खाएगी नहीं। मछली घास खा सकती है लेकिन बकरी मछली को नहीं खा सकती, इसलिए गलत हो गया। बकरी गाय को नहीं खाएगी, गाय ना गाय बकरी को खाएगी, ये तो वैसे ही गलत है। आम गेहूं को नहीं खाया, गेहूं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही है इसका। निचले स्तर से उचले स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम घटता जाता है, इसे कहते हैं क्या? उसमें गति का 2-3 नियम। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभावित होने का क्रम है प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, ताप, इस क्रम में होती है। क्योंकि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। 10% ऊर्जा जो होती है हमेशा उपयोग होती है, 10% हानि होती है, 90% का उपयोग कर लिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो होता है निचले से उच्च ऊर्जा के स्तर की तरफ तो होगा ही होगा। पिरामिड सबसे पहले किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो एल्टन के द्वारा पिरामिड निर्मित किया गया। किसके द्वारा? एल्टन के द्वारा। कौन से पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड सीधा होता है? तो घास स्थल में सीधा होता है, क्योंकि घास की संख्या ज़्यादा होती है, वो चढ़ने वालों की कम, फिर उनकी और कम।
वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए संख्या का पिरामिड होता है सीधा। खराब ओजोन पाई जाती है। ओजोन हमेशा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। खराब ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है। वैसे ओजोन पाई जाती है कहाँ? समताप मंडल में। ओजोन पतली है, वो नष्ट हुई है तो है अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में नष्ट हो रही है ओजोन। समानता पिस्टन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं भारी गंभीर प्रदूषक है। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रिज में प्रयोग किया जाता है गैस, जिससे वायुमंडल में एक अणु 1 लाख ऑक्सीजन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए वायुमंडल की O3 को कम करते जा रहे हैं, O3 को क्षति पहुंचाते हैं। भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? तो ओजोन परत की क्षति के कारण बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्रदूषण भारहीन अपशिष्ट है? तो वह ध्वनि में भार नहीं होता। जलाशय में डाले जाने वाले बृहत मल कण मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसमें घुलत ऑक्सीजन हेतु मछलियों में शेष प्रदान वृद्धि होती है, क्योंकि मछलियाँ ऑक्सीजन ज़्यादा लेती हैं और यदि हम बहत में मिला देंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उसकी। इसलिए ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। क्या कहलाते? तो उपरोक्त सभी प्रदूषित वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषित पाए जाते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता में सबसे प्रदूषित पाए जाते हैं, क्योंकि ये घास को खाएगा। फिर घास को खाने वाला टिड्डा घास को खाएगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, जो सांप को खाएगा तो तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा, उच्च उपभोक्ता। घरों में कचरों में होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषण होता है। अब कुछ 10 क्वेश्चन और बचे इनको और देख लो, तो ये पूरा खत्म होता है। निम्न में से अक्षय संसाधन नहीं है। तो कोयला अक्षय संसाधन नहीं है, क्योंकि कोयला खत्म हो रहा है हमारी धरती पे, अक्षय संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या है? तो करने के उपाय है कम उपयोग करना, पुनः चक्र उपयोग सभी। निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है, जिसका क्षय नष्ट नहीं होता? तो वो होते हैं आपके सौर ऊर्जा, जो सूर्य से मिलती कभी नष्ट नहीं होगी। जैव विविधता दिखाते हैं ये सभी। जैव विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वन संरक्षण में दावेदार होते हैं ये सभी। वन्य जीवों के लिए प्राणियों को संरक्षण प्राप्त होगा सभी। अमृता वैष्णोई क्या है? तो ये वन संरक्षक है। निम्न में से क्या वन संरक्षण का उपाय नहीं है? तो ये उपाय नहीं है किसी के लिए वन काटना। जब वन ही काटोगे तो वन संरक्षण कैसे होगा? अरे यार। निम्न में से क्या जल संसाधन का प्रवर्धन नहीं है? तो है आपका बोध किया था। भौम जल क्या है? तो भूमि के नीचे वर्षा का जल भौमी जल है। वर्षा का जल है जो एक भूमि के नीचे संचित जल बनाता है, इसलिए इसका उत्तर ये है। अब इसलिए पूरी फुल पर्यावरण खत्म होती है। धन्यवाद।